वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डिवाइन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 8th एनसीईआरटी बुक्स में से सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें स्कूल की आवश्यकता क्यों है, तो आपका उत्तर हो सकता है ताकि हम पढ़ सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें, अच्छे इंसान बन सकें, हम जो बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वो बन सकें। दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत बार व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर्स और नर्सेस की सेवाएं प्राप्त करके वो फिर से ठीक हो सकता है। बाज़ार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को जाकर के ख़रीदा जा सके और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि अगर हमारे घर में आवश्यकता से अधिक धन है तो हम वो धन बैंक में ले जा कर के जमा कर सकते हैं। और भी अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी कड़ी में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। तो पार्लियामेंट में हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जाकर के बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और हमारे लिए उपयोगी नीति, नियम और कानून बनाते हैं। तो लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए, लोग क्यों वोट देते हैं, क्यों डिसाइड करते हैं कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ, मैं उसको वोट दे रहा हूँ। लोगों को डिसाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों डिसाइड करना चाहिए लोगों को, तो उसको जानते हैं पहले। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। तो भारत के आज़ाद होने से पहले 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हम कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंदर में दास थे, गुलाम थे। तो लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से डर कर के रहना पड़ रहा था, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी तरह का कोई डिसीजन ले लेती थी तो उसे हमें मानना ही पड़ता था, भले ही हम उसे सहमत हों चाहे नहीं हों। तो लोगों में बहुत क्रोध, द्वेष और घृणा फैली। तो इसके फलस्वरूप सब लोगों में इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें किसी ना किसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो 28 दिसंबर 1885 को एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले भी अनेक ऑर्गेनाइजेशन बने थे, लेकिन चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत महत्वपूर्ण था भारत की आज़ादी के लिए, तब इसको हम गिनाते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर अलग अलग डिमांड उठाना शुरू किया। तो सब एक जो प्रमुख डिमांड उन्होंने उठाई, उन्होंने कहा कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में, जो बैठ करके नियम कानून कायदे बनाते हैं उसे लेजिस्लेचर कहते हैं, विधायिका कहते हैं। तो वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए भारत के लोग, जिन्हें बजट पे डिस्कस करने का अधिकार होना चाहिए, प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। 1885 में कांग्रेस के बनने के बाद 1909 में एक एक्ट आया, एक कानून आया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें कुछ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की अनुमति दे दी गई। लेकिन फिर भी सब लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट, नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ना ही लोगों को इतने अधिकार दिए गए कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों ने अब स्ट्रगल करना शुरू किया, अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में स्ट्रगल करना शुरू किया। तो
लोगों ने स्ट्रगल क्यों किया? वो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, वो स्ट्रगल कर रहे थे इक्वलिटी के लिए, वो स्ट्रगल कर रहे थे पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग के लिए। वो लोग चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और निर्णय करने में पार्टिसिपेशन मिले, सहभागिता मिले। तो ऐसा करके इस संघर्ष की जीत हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसी संविधान ने हमें एक अधिकार दिया जिसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, या यूं कहूं कि राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार हमें मिला। तो हमारे सामने इसके रिजल्ट्स निकल कर के आते हैं कि लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए। पहला कारण, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। डेमोक्रेसी का जो मुख्य विचार है वो कंसेंट का विचार है, सहमति का विचार है। जहाँ ज़्यादातर लोग किसी बात को लेकर के अगर सहमत हो तो फिर वो काम करना चाहिए। लोगों की इच्छा होती है कि वो पार्टिसिपेट करे, किसी चीज़ को अप्रूवल दे। तो इस तरीके से हम देखते हैं द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज आइडिया ऑफ कंसेंट। अगर आप किसी चीज़ से सहमत हैं तब भी आपके विचार का सम्मान है। अगर आप किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं या अप्रूव नहीं करते हैं तब भी आपके विचारों का सम्मान है। और सबसे बढ़कर के पार्टिसिपेशन, अलग अलग तरीकों से पार्टिसिपेट करते हैं लोग एज ए सिटीजन, नागरिक के तौर पे। अगर नागरिक ना हो, सिटीजन ना हो तो डेमोक्रेसी होगी ही नहीं। इसीलिए सिटीजन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का अभिन्न अंग होते हैं नागरिक। किसी भी देश के नागरिक लोकतंत्र का अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि बिना नागरिकों के लोकतंत्र या कोई सा भी तंत्र संभव ही नहीं है। यहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि चुन करके पार्लियामेंट में, संसद में भेजते हैं और इन्हीं में से एक ग्रुप, वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक ग्रुप सरकार बनाता है और उसे कंट्रोल करता है। तो अब एक शब्द निकल कर के आया सरकार। तो सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं। आप सब लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में सुनते हैं केंद्र सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार, बंगाल सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, अलग अलग तरह की सरकार। तो क्या कितने तरह की सरकारें हैं या कितने स्तर की सरकारें हैं? तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अगर स्तर की बात करें तो भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। पहला स्तर है यूनियन या संघ या केंद्र स्तर की सरकार। तो यूनियन या संघ या केंद्र स्तर की जो सरकार है, जिसे भारत सरकार भी कहते हैं, तो इसका जो एक मुख्य इंस्टीट्यूट है वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट किस किस से मिलकर के बनी होती है? तो पार्लियामेंट में आप पाएंगे लोकसभा, जिसे इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा जिसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और तीसरा पार्ट होता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। इसमें जो पार्लियामेंट का मुखिया होता है, जो नेता होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और इसका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा स्तर है स्टेट, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के भी 3 पार्ट हैं, जैसे केंद्र सरकार के थे। पहला पार्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, दूसरा पार्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या विधान परिषद, तीसरा पार्ट है गवर्नर या राज्यपाल। तो जिस तरीके से पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक वैसे ही सीएम यानी चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। फिर तीसरा स्तर आता है लोकल या स्थानीय गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन कहते हैं।
फिर स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटते हैं। पहला शहरों के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट, दूसरा गांवों के लिए रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं और ये जनसंख्या के आधार पे डिसाइड होते हैं। नगर पंचायत, फिर है दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल जिसका मुखिया अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। तीसरा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको हिंदी में नगर निगम कहते हैं, इसका मुखिया मेयर कहलाता है। फिर ग्रामीण के भी अपने 3 भाग हैं। ग्राम पंचायत जिसका मुखिया सरपंच कहलाता है, पंचायत समिति जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है, जिला परिषद जिसका मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है। तो ये आपने सरकार के अलग अलग स्तर देखे, 3 तरह के स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। तो इसी को हम आगे डिवाइड कर रहे हैं। जो हमने केंद्र सरकार पढ़ा, केंद्र सरकार को ही हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट के रूप में। तो जो पार्लियामेंट है वो 3 से मिलकर के बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसका लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है और इसका जो चेयरमैन होता है उसको स्पीकर या अध्यक्ष कहते हैं। अब टोटल इसमें 545 लोग होते हैं, उनमें से 530 लोग विभिन्न राज्यों की जनता के द्वारा सीधे तौर पे इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। पीपल्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता, विभिन्न राज्यों की जनता सीधे वोट दे करके, मतदान करके चुनती है। कितने लोगों को? 530। फिर कुछ एक क्षेत्र हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरीज भी कहा जाता है, वो स्टेट्स नहीं हैं। तो यूनियन टेरिटरीज में से जो जनता है वो डायरेक्टली चुनाव करके भेजती है 13 लोगों को। तो 530 और 13 दोनों को मिलाकर के अगर हम देखें तो 543 लोग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहा गया कि 545 कुल सदस्य हैं। तो 2 लोग ऐसे हैं जिनका नॉमिनेशन, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है, और ये 2 लोग होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता है जिनके माता पिता में से कोई भी एक अंग्रेज हो। तो ऐसे लोगों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट में राष्ट्रपति 2 लोगों की नियुक्ति कर सकता है। तो इस तरीके से 545 सदस्य हो जाते हैं। फिर दूसरा पार्ट देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यों की काउंसिल है ये, नाम से ही पता चलता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यों की काउंसिल या राज्यों की सभा। तो अभी जब हमने सरकार के अलग अलग स्तर देखे थे तो राज्यों में हमने विधानसभाएं देखी थी। तो अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, और वो जो राज्यसभाओं, जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक। तो अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, वो अपने अपने राज्यों में से चुन करके, इलेक्ट करके 233 लोगों को राज्यसभा भेजते हैं। तो ये बेसिक अंतर हो गया कि लोकसभा के जो 530 सदस्य हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका चुनाव करती हैं जो अलग अलग विधानसभाओं के जो एमएलए हैं, वो मिलकर के 233 लोगों का चुनाव करते हैं, यानी कि ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। फिर 12 लोग ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या ये 12 लोग भी एंग्लो इंडियन होते हैं? नहीं,
ये 12 लोग एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। ये 12 लोग होते हैं जिन्हें अपने अपने फील्ड में महारत हासिल हो। जैसे कोई लिटरेचर में बहुत अच्छा है तो उसका नॉमिनेशन राष्ट्रपति चाहे तो राज्यसभा के लिए हो सकता है, साहित्य में अगर कोई अच्छा है। ठीक वैसे ही साइंस के फील्ड में अगर कोई अच्छा है तो उसका नॉमिनेशन हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर कोई सोशल साइंस, समाज सेवा में, सोशल सर्विसेज में अगर कोई अच्छा है तो उसका मनोनयन, उसका नॉमिनेशन भी प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के लिए किया जा सकता है। फिर पार्लियामेंट का तीसरा इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट खुद होता है कि कोई भी कानून तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना कंसेंट या सहमति दे दे और हस्ताक्षर कर दे। ये 3 बिल्डिंग्स हैं। सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग संसद की है, पार्लियामेंट की है। जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है वो राज्यसभा है, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तीसरा नंबर जो है उसको लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। ये कुछ और बिल्डिंग्स हैं साउथ ब्लॉक में जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस पार्ट में केवल इतना ही, इसी चैप्टर का व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।